Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. Just giving a brief introduction about myself. I am Tanika Sharma and मैं पिछले एक साल से ज़्यादा से Insight SSB के साथ जुड़ी हुई हूँ. And in this year's Combined Defense Services Examination conducted by UPSC, I have secured All India rank of 9 and बहुत ही जल्द मैं OTA ज्वाइन करने वाली हूँ. उससे पहले as promised कि मैं आपकी रिविजन में हेल्प करूंगी. Today I am here with 15 questions जो कि आपके फिजिक्स से रिलेटेड हैं. एंड इन 15 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके फिजिक्स में आए वो पेपर में सॉल्व कर सके. इन 15 क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे मोर देन 20 टॉपिक्स जो रिपीटेड है और काफी बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं. एंड दिस इज हाउ यू डू स्मार्ट स्टडी. ठीक है. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे, यू आर गोइंग टू रीड दीस 15 क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स. ओके. एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उससे आपको अपने रियल एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे. ठीक है. सो with this promise, without any further ado, let's get started. Now, the first question is the visible portion of the electromagnetic spectrum is there are four options: infrared, microwave, radio wave, and light. So, before telling you the answer, let's discuss electromagnetic spectrum. Now, this is your electromagnetic spectrum basically. If we start from the highest wavelength, we start by the radio waves. After radio waves, we have microwaves. After microwaves, we have infrared waves. After that, we have ultraviolet. Before ultraviolet, we have visible light. अब now, what is visible light? Visible light होती क्या है? देखो, जो भी हमारी white light है, अगर हम उसको प्रिज्म के थ्रू पास करें तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट करेगी, राइट? ये वही विजिबल लाइट है. जो व्हाइट लाइट आपके आसपास है, दैट इज विजिबल लाइट. इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये देखो, इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच. ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी इसकी वेवलेंथ की रेंज है, राइट? नैनोमीटर इज इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स. ठीक है. सो ये इनकी वेवलेंथ की रेंज है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. ठीक है. और व्हाइट लाइट जब स्प्रेड होती है या स्प्लिट होती है तो वो कितने उसमें आती है कलर्स में? 7 कलर्स विबग्योर. ठीक है. ऐसे. ओके. नाउ अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरेज एंड देन गामा रेज. बेसिकली इस स्पेक्ट्रम में आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा व्हेन आस्क्ड टू प्लेस हाउ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग एनर्जी या फिर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, राइट? उस केस में आपको इसको लगाना पड़ेगा. जैसे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपकी रेडियो वेव्स के साइड में है. ठीक है. एंड जितनी ज्यादा क्लोजर है ये, उतनी कम इसकी वेवलेंथ है. ठीक है. एंड उतनी ही ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी है. तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. देखो, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ठीक है. ये रिलेशन याद रखिएगा. ठीक है. सो अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो न्यू डिक्रीज होगा, न्यू डिक्रीज होगा तो लैम्डा इंक्रीज होगा, या न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा. ठीक है. ऐसे ही अब देखो, यहाँ लिखा है एनर्जी. अब एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी अगर इस साइड पे बढ़ रही है तो एनर्जी भी इसी साइड पे बढ़ेगी ना. ठीक है. नाउ these are the basic portion of your electromagnetic spectrum. Now, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप मेरे लिए. रेडियो वेव्स, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव और विजिबल लाइट, इन पांचों को आपको लगाना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में आपको इन पांचों को अरेंज करना है और इसको आप कहाँ लिखेंगे? कमेंट बॉक्स में. ठीक है. नाउ आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उससे एक टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या यूजेस हैं उनके. ठीक है. तो सबसे पहले अगर रेडियो वेव को देखा जाए तो रेडियो वेव का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है आपका सैटेलाइट ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. और इसका एक अलग से अगर देखा जाए तो कुकिंग में भी ये यूज की जा सकती है. देन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका क्या? कुकिंग. ठीक है. देन कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स में यूज किए जाते हैं. देन इंफ्रारेड में कुकिंग भी की जाती है, थर्मल इमेजिंग में यूज होता है, ये आपके रिमोट कंट्रोल्स में यूज होता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है आपके विजिबल. विजिबल आपको पता ही है, विजन, फोटोग्राफी, इल्यूमिनेशन, इन सब चीजों में यूज होता है. देन अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट कहाँ यूज हो रहा है? सिक्योरिटी मार्किंग, फ्लोरेसेंट लैंप्स, डिटेक्टिंग फोर्ज्ड बैंक नोट्स, डिसइंफेक्टिंग वाटर, ये सब आपका यहाँ पे यूज होता है. देन एक्सरेज. एक्सरेज आपके
टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा ना कि जब भी आपको कोई चोट लग जाती है हड्डी वगैरह में, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, गो गेट योर एक्सरे डन, है ना। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं ना कि अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। देन एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर्स में यूज होता है, मेडिकल एक्सरेज में यूज हो रहा है, ठीक है। देन गामा रेस, गामा रेस आपको यूज की जाती है मोस्टली कि आपको जो फूड और मेडिकल इक्विपमेंट है उसको स्टरलाइज करने में, ठीक है। देन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है, राइट। सो ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है वेव्स, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। एक तो इनका वेवलेंथ का सिस्टम, कि वेवलेंथ कहाँ इंक्रीज कर रही है कहाँ डिक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी कैसे है, देन एनर्जी। अगर आपको न्यू पता है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप एनर्जी अपने आप इसको प्लेस कर लोगे, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए इनके यूजेस विच यू नो नाउ, ठीक है। So now coming back to the question, the visible portion of the electromagnetic spectrum is infrared, microwave, radio wave, or light. It's your light. Okay. Now, next question. Under which of the following conditions a concave mirror can form an image larger than the actual object? सोचिए कि आप एक कॉनकेव मिरर के सामने खड़े हैं, तो आप किस जगह पर खड़े हो, राइट, या किस कंडीशंस में आप खड़े हो कि आपकी जो इमेज है वो एक्चुअली बड़ी बने, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर आप एक एप्पल है, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर के आगे आपने एक एप्पल रख दिया, तो उस एप्पल को आप किस जगह पे प्लेस करें कि उसकी जो इमेज है वो उस एप्पल से एक्चुअली बड़े साइज की बनी, ठीक है। नाउ देयर आर 4 ऑप्शंस। बिफोर गोइंग थ्रू द ऑप्शंस, हम पहले पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर से क्या कंडीशंस हैं इमेज बनने की, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिवली हम ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है उसको चेंज करेंगे एंड वी विल मूव क्लोजर टू द पोल, ठीक है। नाउ सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा है। अब हमें कोई भी रे डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए 2 रेस की जरूरत होती है, ठीक है। फर्स्ट रे हम लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ली, वो कहाँ से पास करेगी, वो पास करेगी आपकी फोकस से, ठीक है। और नेक्स्ट रे हम पास कराएंगे आपकी सेंटर के थ्रू, ठीक है। तो वो सेंटर पे ही अपना पाथ ट्रेस बैक करती है, ठीक है। तो 2 रेज आपको चाहिए, राइट। अब इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपने 2 रेज ली, ठीक है, एंड दे विल मीट एट फोकस, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज बनेगी कहाँ पे, फोकस पे, राइट। आगे चले, तो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया सेंटर के पीछे, ठीक है, सेंटर के जस्ट पीछे। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को, आप मान लीजिए कैंडल है, ठीक है। कैंडल से आपने रे पास करी, यहाँ पे आ गई, ठीक है, फोकस से पास हुई, देन सेंटर से गई, तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। और देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनी है ना, ये है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी, और ये नीचे की तरफ को है, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है ऊपर की साइड और ये इमेज नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। और ये इमेज कैसी होगी, रियल, ठीक है, और डिमिनिश्ड, ठीक है। ना आगे आपने ऑब्जेक्ट रखा बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, ये देखो, एक रे दूसरी रे, ठीक है, ये बन गई यहाँ पे, ये दोनों रेज यहाँ मिली, ये इमेज यहाँ बनेगी सेंटर पर ही, बिल्कुल सेम साइज की, ठीक है। कहाँ बन गई, एट सेंटर, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गए ऐसे। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। 2 रेज आई और इमेज कहाँ बन गई आपकी, बियॉन्ड सेंटर, ठीक है। अब ये बन गई कैसी, लार्जर, है ना, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। आगे देखो, ई में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट फोकस ओनली, ठीक है, 2 इमेजेस आई। अब ये जो रेज है ये यहाँ पीछे जा रही हैं, ठीक है, और ये रेस पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल रेस, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी पे जाके मीट जरूर करेंगी, ठीक है। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आपकी बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू बी इन्वर्टेड एंड वेरी बिग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दे फोकस और ने पोल के बीच में, ठीक है, तो अब इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, ये देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये देखो, 2 रेज आपने पास कराई, फर्स्ट आपने सेंटर से पास करा दी, ये दिस से राइट है, ठीक है, ये नहीं, दिस सेंटर से पास कराई, और दूसरी रे आपने फोकस से पास, पोल से पास कराओगे तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेंगी दोनों, विल मीट हियर, ठीक है।
तो ये इमेज आपकी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में, जो नीचे वाले तीनों केसेस हैं, इन तीनों केसेस में ही इमेज आपकी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। ठीक है, ये देखो, दिस टेबल इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, अब इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ द इमेज है, नेचर ऑफ द इमेज है। ठीक है, जब इन्फिनिटी पे बनी थी, जब इन्फिनिटी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ जाओ, जब आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे। समझ गए क्या हो रहा है ये? ठीक है, अब नीचे देखो, जब आपने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे? बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनी? फोकस और कहाँ पे? सेंटर के बीच में। अब यहाँ देखो नीचे, जब आपने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर और फोकस के बीच में तो इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। देख रहे हो? जब आपने ऑब्जेक्ट रखा सी पे तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर ही। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट रखा पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इमेज हाईली डिमिनिश थी, पॉइंट साइज इमेज, फिर इमेज का थोड़ा साइज बढ़ा, डिमिनिश हुई, फिर सेम साइज की इमेज, फिर एनलार्ज, फिर हाईली एनलार्ज, फिर एनलार्ज। ठीक है, एंड ऊपर के पांचों केसेस में इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड, और लास्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही आसान टेबल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू मेक द डायग्राम, तो थोड़ा आसान हो जाता है पेपर में। देखो, आपको एक सिचुएशन मिली, आपने डायग्राम बनाया, तो उससे क्या फायदा होगा? एक तो आपका डबल चेक हो जाएगा आंसर, है ना, और कोई गलत होने का चांसेस नहीं है, बिकॉज जब भी आप रट्टा लगा के लिखोगे ना, तो आपको कभी ना कभी थोड़ा सा डाउट रहेगा, और जब आप खुद करोगे तो डाउट नहीं होगा। राइट, तो क्या दो रेस थी हमारी? पैरेलल रे फोकस से पास करेगी। ठीक है, ठीक है, देन जो रे सेंटर से जा रही है वो खुद को ही ट्रेस बैक करेगी। ठीक है, फिर अगर एक रे आपने पोल पे गई, ठीक है, तो वो उसी सेम एंगल पे वापस आएगी। ठीक है, समझ गए? ये तीन रेज हैं, इसमें से कोई भी दो आप यूज कर लीजिएगा। मूविंग अहेड, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के आपके दो ही केसेस हैं। इन्फिनिटी पे इमेज रखी, तो इन्फिनिटी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी आपकी? एट फोकस। ठीक है, और वो भी कहाँ? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और इमेज आपकी हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ठीक है, देन आपने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगी आपकी? पोल और फोकस के बीच में, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, एंड इमेज विल बी डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेंस में उल्टा है, कॉन्वेक्स मिरर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लेंसेज देखेंगे अब। ठीक है, मिरर्स आपको समझ आ गए? गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेंसेज। तो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस है। नाउ आपने ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे। देखो, लेंसेज में ना, आपके मान लीजिए दिस इज अ लेंस हियर, यहाँ पे सेंटर पे आप इसको ऑप्टिकल सेंटर मानिए O, फिर यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ f1, फिर यहाँ पे f2। ठीक है, सेम साइज पे। ठीक है, इधर आपका 2f, ये भी आपका 2f। ठीक है, अब नाउ आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो पैरेलल रेज आएंगी, वो कहाँ से पास कर रही है? वो पास करेंगी आपकी फोकस से। ठीक है, और वो सारी आके फोकस पे मिलेंगी, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है, एट फोकस बनेगी, एट f2। ओके, नेक्स्ट केस में आपने बियॉन्ड f2 रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपने, फिर आपने एक पैरेलल रे ली, ये कहाँ से पास करेगी? ये पास करेगी फोकस से। सेंटर वाली, सॉरी, जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर वाली है वो सेंटर के थ्रू ही पास करेगी। ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ बनी? आपने बियॉन्ड सी रखा था, या फिर बियॉन्ड 2f। ठीक है, आपकी इमेज कहाँ बनी? बिटवीन f एंड f2f। ठीक है, देन नेक्स्ट केस में आपने ऑब्जेक्ट रखा 2f पे। ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ बनी? 2f पे। ठीक है, फिर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट को ग्रेजुअली अपने ऑप्टिकल सेंटर के पास लाते जा रहे हैं। ठीक है, और आपकी इमेज कहाँ जा रही है? इट इज शिफ्टिंग बैकवर्ड। देख रहे हो आप? ये यहाँ तक है, केस 4 तक ये चल रहा है। ठीक है, आपने 2f और f1 के बीच में रखी, और इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड f2 f2। ठीक है, देन नेक्स्ट केस है आपका, आपने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे, f पे। ठीक है, आपकी इमेज कहाँ बनेगी? बताइए? इट इज गोइंग टू बी एट द इंफिनिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में आपने ऑब्जेक्ट रखा अपने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? ऑन द सेम साइड जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, एंड इट विल बी एनलार्ज्ड। ठीक है, अब इसको हम एक बार टेबुलर फॉर्मेट में देख लेते हैं। देखो,
ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, इमेज की लोकेशन है। इन्फिनिटी पे है तो F2 पे बनेगी। बियॉन्ड 2F1 है तो बिटवीन 2F2 एंड F2 बनेगी। बिटवीन 2F1 एंड F1 है तो बियॉन्ड 2F2 बन रही है। देन एट F1 है तो एट इन्फिनिटी बन रही है, ठीक है। एंड एट 2F1 है तो एट 2F2 बन रही है। देन बिटवीन F1 एंड O है तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। एंड ऑल द इमेजेस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट इन दिस केस, ठीक है। जो ऑन द सेम साइड है वहां पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। नाउ हियर डिमिनिश डिमिनिश्ड एनलार्ज एनलार्ज सेम साइज एनलार्ज। आपको इनको याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप इनको बनाना सीखो। कितने डायग्राम बनाने हैं आपको इन टोटल? कॉनकेव लेंस के, दो कॉन्वेक्स मिरर के, फिर आपने बनाने हैं 6 कॉनकेव मिरर के, और 6 आपने बनाने हैं कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है। सिर्फ इतने डायग्राम्स आपको बनाने हैं, सिंपल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपको कॉनकेव लेंस। इसमें भी 2 ही केसेस हैं आपके, और ये ज्यादा इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो आप। देखो पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें डाइवर्ज होती है तो ये रे यहाँ बैकवर्ड होके मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे। तो एफ पे यहाँ पे मिल जाएगी, तो पोजीशन आपकी कहाँ पे इमेज की? एफ पे, ठीक है। और नेचर क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, मे बी पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ रखा, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ कहीं पे भी रख लो, ठीक है। तो आपकी पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। और ये सब आपकी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर ही होंगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेंगी, सिंपल, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बिफोर डूइंग एनी सच क्वेश्चन आपने क्या देखना होता है? आपने देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले उसने मिरर पूछा है कि लेंस पूछा है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। मिरर पूछा है कि लेंस पूछा है। अगर मिरर देख लिया तो फिर ये देखो कौन सा मिरर पूछा है। अब यहाँ इसने कॉनकेव पूछा है, ठीक है। तो आपको कॉनकेव का डायग्राम बनाना है, कॉन्वेक्स में डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख रहा है, मतलब कहाँ पे बताइए? सी पे रख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। तो नहीं, तब तो ऑब्वियसली सी पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, अब लेस देन इट्स फोकल लेंथ रख रहा है, मतलब फोकल लेंथ और पोल के बीच में, ठीक है। क्या बन रही थी इमेज वहां पे? देखो, जब उसने फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखा है, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी एनलार्ज बन रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये रहा यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इसके बीच में बन रही है, तो इमेज कैसी बन रही है? एनलार्ज, ठीक है। अपने फोकस और प्रिंसिपल के बीच में अगर रखा हुआ है तो इमेज आपकी बन तो रही है लार्जर इन दी ऑब्जेक्ट, बट द इमेज इज नॉट रियल, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं है, ओके, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब देखो बियॉन्ड सी रखेंगे तो वैसी इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपकी ये जो दोनों ऑप्शन है, दिस लेस देन इट्स फोकल लेंथ और ये वाला ऑप्शन, इसमें आपका ये ऑप्शन इज हाईली एक्यूरेट, ठीक है। यहाँ पे इफ यू ऐड वन मोर क्वालिफिकेशन कि रियल एंड इन्वर्टेड, तो आपका ऑप्शन सी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज टू मेटालिक वायर्स मेड फ्रॉम कॉपर हैव सेम लेंथ, ठीक है, दोनों की सेम लेंथ है। सो L1 इज इक्वल्स टू L2, ठीक है। बट द रेडियस ऑफ वायर 1 इज हाफ ऑफ वायर 2, ठीक है। R1 कैसी है? R2 का हाफ है, ठीक है, सिंपल। सो R2 को आप लिख सकते हो 2R1, ठीक है। एंड नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 इज R, ठीक है। वायर 1 की रेजिस्टेंस R है। R का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाय ए। ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसको हम रो L बाय पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब R1 है, ठीक है, तो इसको R1 का स्क्वायर लिख लेंगे और L1 लिख लेंगे, या फिर आप इसको सिर्फ L मान लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा रो L बाय पाई R1 का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। नाउ अब R2 क्या है? R2 इज रो L2 बाय A2 विच इज रो L बाय पाई R2 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, क्या आ जाएगी? रो L बाय पाई 2R1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रो L बाय पाई 4R स्क्वायर, ठीक है, R1 का स्क्वायर। अब इसको देखें तो 1/4 रो L बाय पाई R स्क्वायर आता है, राइट, विच इज इक्वल टू व्हाट? R, तो R/4 हो जाएगा।
So R2 is equals to R by 4. So R1 is equals to R, R2 is equals to R by 4. ठीक है, दोनों आपके पास रेजिस्टेंस आ गई ना। अब वो बोल रहा है कि दोनों वायर को इन्होंने ज्वाइन किया है सीरीज में। अब यहाँ पे कनेक्शन भी पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब इन्होंने सीरीज में अगर ज्वाइन किया है तो सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है आपकी वो R1 प्लस R2 है, विच मीन्स R प्लस R बाय 4, विच इज इक्वल्स टू 5R बाय 4। सिंपल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 5R बाय 4। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अब अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कनेक्शन में लगा दें, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में लगा दें, तो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सिंपल, ठीक है। आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो अभी तक आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। एक तो आपको जो ऑर्डर में लगाना है और एक रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। लेट्स सी कौन सही आंसर देता है। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम्स, ठीक है, और रेजिस्टिविटी की एमएचओ, मो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अ सर्किट हैज अ फ्यूज हैविंग रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की रेटिंग है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट bulbs that can be safely connected in parallel in this circuit? ठीक है, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक फ्यूज है जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर करंट की है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें हम कितने बल्ब्स अटैच कर सकते हैं पैरेलल में जो कि 100 वॉट के हैं और 220 वोल्ट्स के हैं, जो सेफली इस पे कनेक्ट हो सकते हैं कि फ्यूज ब्रेक नहीं होगा आपका, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, उनका प्रोडक्ट होता है। अब नंबर ऑफ पूछ रहे हैं तो एक्स इंटू पी, एक्स बी द नंबर, ठीक है, वी इंटू आई। वी आपके पास कितना है? 220। आई आपके पास कितना है? 5 एम्पियर। और पावर कितनी है? 100 वोल्ट, 100 वॉट, ठीक है। और एक्स है आपके पास, ठीक है। अब करिए इसको सॉल्व। एक्स इज इक्वल्स टू 220 इंटू 5/100, कितना आ गया? 11। सो एक्स इज इक्वल्स टू 11। आप 11 बल्ब्स लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना अपना, ठीक है। पी इज इक्वल्स टू वी आई। ना देखो, आप सबको ओम्स लॉ के बारे में तो पता होगा, क्या होती है? V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। बेसिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बोलते हैं, तो R इसमें कांस्टेंट लगता था, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम इसको यहाँ पुट करें इसमें, तो क्या बनेगा? P इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आर, विच इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर, ठीक है। देन अगर आप इसको V की टर्म्स में पुट कर दें तो ये बन जाएगा, और I की टर्म्स में पुट करें तो P इज इक्वल्स टू V इंटू V बाय आर। सो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो कभी पूछ लेते हैं कि अगर हमने करंट डबल कर दिया तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, या वोल्टेज रिड्यूस कर दी तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और ना सीडीएस में एक चीज बड़ी कॉमन है कि आपके जो फॉर्मुलाज है ना वो सबसे बेसिक पूछे जाते हैं। दे आर नॉट आस्किंग यू वेरी कॉम्प्लेक्स हाई रेटेड फॉर्मुलाज, ठीक है। तो आपने सबसे बेसिक फॉर्मुलाज याद रखने हैं और उन्हीं से अपना आगे डिराइव करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। When the sun is near the horizon during the morning or evening, it appears reddish. The phenomena that is responsible for this observation is reflection of light, refraction of light, scattering of light, या dispersion of light. So the answer is scattering of light. ठीक है, scattering of light की वजह से ही आपको reddish दिखता है, या फिर आपका जो सी होता है वो ब्लू दिखता है, वो scattering of light की वजह से ही है, ठीक है। Now, this particular question is extremely important and I can take a guarantee कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो बन सकता है, ठीक है। चाहे वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो स्कैटरिंग के एग्जांपल्स हो या डिस्पर्शन के एग्जांपल्स हो, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके एग्जांपल्स क्या क्या एग्जांपल्स हैं उसके? ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, आपका मिराज, देन ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। देन कैटरिंग के क्या क्या एग्जांपल्स हैं बताइए? एक तो रेडिश, जो आपका मॉर्निंग इवनिंग के टाइम में हो जाता है। देन जो ब्यूटीफुल सनसेट इमेजेस हम लोग खींचते हैं ना, सनसेट या सनराइज इमेजेस, उसका क्रेडिट भी आपके फोन कैमरा को नहीं, आपकी स्कैटरिंग को जाता है। ओके। देन आपका जो ओशन का कलर ब्लू है, ठीक है, ब्लू कलर जो है ओशन का, वो भी यही है। देन डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन में आपका जो रेनबो बनता है, ठीक है, उसमें जो प्रिज्म का काम है वो कौन कर रहा है? वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब
डिस्पर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेनबो वाला जो एग्जांपल है इसका। उसके बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आप बनाइए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होती है, इसका एग्जांपल क्या हो गया या इसकी एप्लीकेशन क्या हो गई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गो लुक फॉर पिक्चर्स, अगर आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी है तो पिक्चर्स देखो जाके, फिर आपको समझ आएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आता है और ये रिपीटेडली आता है, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग अहेड, मैं पहले आपसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रे हमारी लाइट की डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है, कहाँ जाती है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ, तो वो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है। कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर, तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। आप इसको लेमन टर्म्स में समझ के देखो, कोई एक जगह जो बहुत डेंस है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोई क्राउडेड प्लेस है, ठीक है, तो आप सब इकट्ठे चिपक चिपक के चलोगे, राइट, एक क्राउडेड प्लेस में, और एक रेयरर मीडियम है जहाँ पे काफी कम क्राउड है, तो आप लोग एक दूसरे से दूर दूर चलोगे, है ना, अवे। तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले लो, मतलब ये कोई ऐसे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ वे टू रिमेम्बर, ठीक है, जस्ट अ वे टू रिमेम्बर, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, ठीक है। तो डेंसर टू रेयरर में अगर है, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ओके। देन अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, तो फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। नाउ अब ये देखो, ये वाटर है, ये डेंसर मीडियम है, ये एयर है, ये लेस डेंस है, ठीक है। अब ये रे यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल एरिया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब एक केस ऐसा हुआ, मान लीजिए एक स्पेशल केस है जहाँ पे एक ऐसा एंगल है जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इट इज अ क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे जो रिफ्रेक्टेड रे है वो नॉर्मल से इतनी ज्यादा दूर चली गई कि वो एग्जैक्टली पैरेलल हो गई किसके, आपके जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में, ठीक है, उसके पैरेलल आ गई, ये देखो, ये आपकी रे ऐसे गई यहाँ पे, और इट इज नाउ पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल है। अब नाउ मेक सेंस कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंस एंगल हुआ आपका, अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो रे है वो कंप्लीटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये वही केस है, whenever the incident angle is more than the critical angle, तो आपकी रे इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि द इंसिडेंट एंगल शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। नाउ इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑप्टिकल फाइबर्स, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, है ना, और मिराज, मिराज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा, सुना होगा ना आपने गाना, प्यासा हिरन वाला, वो गाना इस पे डिपेंड है, ठीक है। नाउ सबसे पहले डिस्पर्शन होता कब है, जब आपकी व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू पास करती है, ठीक है। प्रिज्म क्या कर रहा है बेसिकली, व्हाइट लाइट पास करी, प्रिज्म इज गोइंग टू स्प्लिट ऑल दिस लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स, जो इसके 7 कलर्स हैं, ठीक है। और कैसे, वेब ग्योर, यू मस्ट हैव सीन, मैं जब भी विबग्योर लिखती हूँ तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, वाई, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में स्प्लिट होते हैं, ठीक है। तो रेड जो होता है वो सबसे ऊपर रहता है, देन फिर आपका ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, ऐसे करके। तो ये हमेशा ऐसे ही लिखो ताकि आपको याद रहे, ओके। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका कौन सा कलर जो है वो सबसे कम बेंड करता है, सो लीस्ट बेंडिंग आपकी होती है किसमें, रेड कलर में, ठीक है, एंड मोस्ट वो आपकी होती है वॉयलेट कलर में, ठीक है। रेड एंड वॉयलेट याद रखना है आपको, राइट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि डेंजर सिग्नल्स में कौन सा कलर यूज किया जाता है, ठीक है, डेंजर सिग्नल्स में, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, कि आपका डिस्पर्जन के थ्रू आपका रेनबो बन कैसे रहा है, ठीक है। नाउ व्हाइट लाइट आई आपकी सन के थ्रू, ठीक है। नाउ यहाँ पे इस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, फिर इंटरनली वो डिस्पर्जन में आएगी, ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट करी, फिर यहाँ पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, एंड अगेन यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और आपका बाहर जो आएगा वो आएगा आपका एक स्पेक्ट्रम जो आपकी कॉमन आई को दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो प्रिज्म है वो आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, ना कि कोई रियल प्रिज्म है, ठीक है। नाउ अगर एक प्रिज्म ऐसे रखा है और उसके बाद आप एक ही प्रिज्म को ऐसे रख दें, तो व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हुई थी इट विल अगेन कम आउट एज व्हाइट, ठीक है। ये न्यूटन ने किया था ये। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आपको पता लग गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है।
Now, question number 6. A person can't see the distant object clearly. Consider the following statements. He is suffering from myopia, can be cured using convex lens. तो अब एक बेचारा व्यक्ति है जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती, ठीक है, उसको लगाना पड़ता है चश्मा ताकि उसको दूर की चीजें दिखे, ठीक है, एक बेचारा है जिसको दूर की चीजें नहीं दिख रही। अब उसको कौन सा डिजीज है? सबसे पहले ये बात बता रहे हैं वो कि ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी को दूर की चीजें नहीं दिखती तो उसको कौन सा डिजीज है? मायोपिया, ठीक है। और उसको क्योर क्या किया जाता है? बिफोर टेलिंग यू दिस, लेट्स डिस्कस मायोपिया में होता क्या क्या है, ठीक है ना। मायोपिया, इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को जिसको मायोपिया है उसे पास की चीजें तो क्लियरली दिखती हैं लेकिन उसे दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, उसे दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। देन इसमें होता क्या है, जो आपकी आईज का जो फार पॉइंट होता है ना, फार पॉइंट जो है ऑफ द मायोपिक आई बिकम्स नियरर देन द इन्फिनिटी। जो पहले इन्फिनिटी होना चाहिए था वो इन्फिनिटी से आगे आ जाता है, ठीक है। और ये होता क्यों है? ये होता जब है जब आपकी आईज का जो कर्वेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, या फिर आपकी जो आई बॉल होती है वो इलोंगेट हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। और अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही है। जो इमेज रियलिटी में आपकी रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए थी यहाँ पे, वो रेटिना से बहुत पहले फॉर्म हो जाती है, ठीक है। रेटिना से कहाँ फॉर्म हो रही है? रेटिना से पहले। अब इसको क्योर करने के लिए आप यूज करते हैं कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। वाई कॉनकेव लेंस? देखो, मान लीजिए कि दिस इज योर नॉर्मल आई, ये आपकी नॉर्मल आई है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो आई हुई वो इलोंगेट, वो ऐसे बन गई, ठीक है, इलोंगेट हो गई। तो अब जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट से रेज आ रही थी वो तो आपकी यहाँ तक ही पहुंच रही थी, लेकिन अब आई बॉल इलोंगेट हो गई है। इलोंगेट हो गई तो उसके लिए आपको एक डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी रे आ रही है वो आपकी डाइवर्ज हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको कॉनकेव लेंस की जरूरत है, यू नीड अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, सो कॉनकेव लेंस इसलिए यूज किया जाता है ताकि इमेज फिर से आपकी रेटिना पे ही बनने लगे, सिंपल। ओके, इसमें ही एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है? हाइपरमेट्रोपिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिस बेचारे को पास की चीजें नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें ही फाइन, बट पास की चीजें नहीं दिख रही हैं। ऐसे व्यक्ति का जो आईज का जो नियर पॉइंट होता है ना, इट बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए वो बनती है बियॉन्ड रेटिना, रेटिना के पीछे बननी स्टार्ट हो जाती है। ये होता क्यों है? ये होता मोस्टली तब है जब आपकी आईज की जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, आपके लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। और ये कब होता है? मोस्टली लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। आपने देखा होगा काफी जो एजेड लोग होते हैं, ठीक है, आफ्टर सर्टेन एज, वो लोग हमेशा रीडिंग ग्लासेस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं रीडिंग ग्लासेस? क्योंकि उनको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, उन्हें दिखता नहीं है पास का। नाउ इसको क्योर करने के लिए क्या चाहिए आपको? इसको क्योर करने के लिए चाहिए आपको कॉन्वेक्स लेंस। व्हाई कॉन्वेक्स लेंस? देखो, क्योंकि इसमें जो आपकी आईबॉल है ना, जो पहले ऐसी थी वो छोटी हो गई है। अब जो छोटी हो गई है तो उसके लिए आपको एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए ताकि प्रॉपरली बने आपकी इमेज, है ना। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस, यू नीड अ कन्वर्जिंग लेंस व्हेन योर आईबॉल गेट्स स्मॉलर, ठीक है, एंड यू नीड अ डाइवर्जिंग लेंस व्हेन योर आईबॉल बिकम्स इलोंगेटेड, सिंपल। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। एस्टिग्मेटिज्म क्योर करने के लिए कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है? सिंपल, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट से चैट बॉक्स में या आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए आप, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर डिजीज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, अब प्रेस बायोपिया में क्या हो रहा है? प्रेस बायोपिया में इस बेचारे को दोनों ही बीमारी है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी है और इस बेचारे को मायोपिया भी है। तो अब क्या करें, ये बनाएंगे बाइफोकल लेंस कि जिसमें कॉनकेव भी हो और जिसमें कॉन्वेक्स भी हो, ठीक है, समझ गए। ये एक लेंस बना दिया, नीचे हो गया कॉन्वेक्स और ऊपर हो गया कॉनकेव। आपने देखा होगा जो लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं दे मोस्टली अपने चश्मे को नाक के पास ले आते हैं नीचे, ठीक है, क्योंकि उनका जो रीडिंग ग्लासेस है वो चश्मे में नीचे की साइड पे है, ठीक है। सो प्रेस बायोपिया, अपना आंसर, अपना क्वेश्चन याद रखना, एस्टिग्मेटिज्म वाला, ओके। आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहली बात तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, यस। कैन बी क्योर्ड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस? नो, कॉन्वेक्स लेंस से आप हाइपरमेट्रोपिया क्योर करते हो, ना कि आपका मायोपिया। यहाँ तो कॉन्वेक्स होना चाहिए था, ठीक है। सो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन चला गया। देन बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट भी नहीं है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है ही नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। मोस्टली मैंने बच्चों को देखा है कि वो क्वेश्चन कैसे गलत करते हैं, वो क्वेश्चन गलत करते हैं इनकरेक्ट, करेक्ट,
ठीक है, नॉट करेक्ट, इन सब चीजों को देखने में, ठीक है। उसमें लिखा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, वो बता देंगे करेक्ट स्टेटमेंट। इस तरीके से आपके आंसर्स गलत होते हैं, तो आपने कीवर्ड देखना है क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। फोकल लेंथ दी हुई है आपको, विच इज 20 सेंटीमीटर्स। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। नाउ कैच पॉइंट हियर इज f इन मीटर्स, ठीक है, f मीटर्स में ले रहे हैं हम, और इसका जो SI यूनिट है वो है डायोप्टर, ठीक है। नाउ पावर फोकल लेंथ आपकी 20 है, तो इसको 20/100 लिख देंगे। आपने मीटर में कन्वर्ट करना है ना, 20/100 तो 1/0.2, या आ जाएगा 5, सो ये हो जाएगी 5 डायोप्टर। नाउ अब ये पावर माइनस में होगी कि प्लस में, ये पावर होगी आपकी माइनस में, क्योंकि हम कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ को हमेशा माइनस लेते हैं, ठीक है, माइनस। ऐसे भी याद कर लो कि जिसको मायोपिया होता है ना, उसका नंबर हमेशा किस में होता है, माइनस में, ठीक है, नेगेटिव में होता है उसका नंबर। तो जो कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है उसका नंबर नेगेटिव में है, तो उसका फोकल लेंथ हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। देखो, आपको ना करेक्ट आंसर पे पहुंचना है, डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से पहुंच रहे हो। आपकी एक्सप्लेनेशन सबसे फनी होनी चाहिए दुनिया में, एंड वो आपकी अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठो और किसी टॉपिक को याद करो, रिकॉल करो, तो आपको एकदम से याद हो। ये आप लोग भी मानोगे कि मोस्टली हमको वही चीजें ज्यादा याद रहती हैं जिसमें हम थोड़ा सा अपना पर्सनली कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो वट एवर एग्जाम्पल्स यू सी, वट एवर एप्लीकेशन यू रीड अबाउट, आप क्या करो, उसको थोड़ा सा अपने से पर्सनली कनेक्ट करो, ठीक है, अपने निमोनिक्स बनाओ, दुनिया भर की चीजें करो, ठीक है, जैसे अच्छा लगता है वैसे पढ़ो, बिकॉज इवेंचुअली पढ़ना आपने खुद ने है ना, ठीक है। टू मच ऑफ ज्ञान, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 6 क्लास से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। अब नाउ अगर मैं इस फॉर्मूला में ऊपर और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में m से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं mv² ओवर 2m। अब mv इज इक्वल्स टू p होता है मोमेंटम, लिख देंगे p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो क्या आपको p²/2m याद करने की जरूरत है, नहीं, आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का, आ जाएगा आंसर। सो k इज इक्वल्स टू p²/2m। अब वो बोल रहा है कि उसने मोमेंटम को रिड्यूस कर दिया है, मोमेंटम को हाफ कर दिया है, सो जो p डैश है वो आपका p/2 हो गया है, ठीक है। सो k कितनी हो जाएगी, न्यू, ये हो जाएगा p/2 का होल स्क्वायर ओवर 2m। तो ये बन जाएगी आपकी p²/2m ओवर 4, ठीक है। सो के डैश क्या हो गया, के डैश इज इक्वल्स टू ke/4, सो इट विल बिकम 1/4। आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ये इतने आसान होते हैं, ठीक है। हम देख के डर जाते हैं कि ओ माय गॉड दिस अ स्टेटमेंट क्वेश्चन, नो, डरना नहीं है पहली बात तो क्वेश्चन देख के। अगर क्वेश्चन बनाया गया है तो वो सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। नो बडी वॉन्ट्स यू टू फेल, कोई भी आपको फेल नहीं करना चाहता है, दे जस्ट वॉन्ट यू टू स्टडी मोर एंड डू वेल, समझ रहे हो। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टू गिवन वेव determine which sound has higher pitch, ठीक है। दो वेव्स हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि किसकी पिच हायर है। बिफोर टेलिंग यू दैट, लेट्स डिस्कस फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो आपकी वेवलेंथ है। ये आपके क्रेस्ट हो गए, तो ये पूरी एक वेवलेंथ है, ठीक है। ये आपके ट्रफ है, तो ये पूरी आपकी एक वेवलेंथ है, ठीक है, समझ गए। और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसकी एसआई यूनिट आपकी सेकेंड्स ही होती है। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कंप्रेशन पर यूनिट टाइम, हर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हो रहे हैं या रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/t, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स, या फिर आप इसको हर्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है, हर्ट्स, ओके। नाउ आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा, वी इज द स्पीड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, कि आपने मीडियम में कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है।
ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड, उतनी ज्यादा लाउड नॉइस। ठीक है, सो बताइए, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी लाउडनेस। ओके, यहाँ पे आप देखो, ये वाला ऊपर वाला देखो, एम्पलीट्यूड कम है तो क्वाइटर साउंड है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है लाउडर साउंड है। ठीक है, नाउ कमिंग टू पिच। अब पिच क्या है? पिच इज बेसिकली नंबर ऑफ कंप्रेशन रिफ्रैक्शन पर यूनिट टाइम। तो सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी है ना। अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका पिच। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा आपकी पिच। फ्रीक्वेंसी मतलब मान लीजिए एक वेव है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, ठीक है, और एक वेव है जिसकी वेवलेंथ आपकी इतनी है, ठीक है, दिस मच, ये इसकी वेवलेंथ है। दोनों की सेम वेवलेंथ, बट सॉरी, जिनकी वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ इतनी है और दूसरी वेवलेंथ है आपकी इतनी। ठीक है, तो एक ही कंप्रेशन, एक ही टाइम पीरियड और एक यूनिट टाइम है। ठीक है, इस यूनिट टाइम में इसमें एक वेव आई और इसमें कितनी आई? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी पिच ऑब्वियसली ज्यादा होगी। समझ रहे हो? अब यहाँ पे आप देख लो, सेम चीज है, ये वेवलेंथ है आपकी एक। ठीक है, तो इसमें एक वेव आ रही है। अब इसमें इसमें कितनी वेव्स आ रही है एक यूनिट टाइम में? 1, फिर आ गई आपकी 2, फिर आपकी 3, 3 वेव्स आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी हायर पिच। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नाउ वॉल्यूम एंड लाउडनेस। वॉल्यूम और लाउडनेस का क्या सीन है? देखो, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है ये। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउड साउंड। ठीक है, सिंपल, इतना याद रखना है आपने। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ठीक है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउड साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ ओवरटोन्स पे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दिस इज 1, दिस इज 2, किसकी हायर पिच हो जाएगी? ऑब्वियसली आपकी वेव नंबर 2 की। ठीक है, देखो सेम पिच तो नहीं हो सकती, कांट बी डिटरमाइन भी नहीं है, वेव नंबर 2 की पिच हायर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट weighing 10 न्यूटन is measured on the surface of earth, what would be its weight when measured on the surface of moon? ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहली बात तो वेट और मास का क्या डिफरेंस है? देखो, मास मास होता है, ठीक है, इसकी एसआई यूनिट केजी होती है, लेकिन वेट जो होता है ना, वो मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, नाउ जो हमारा मून पे वेट है ना, वो आपका 1/6 हो जाता है अर्थ का। ठीक है, बिफोर गोइंग हियर, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप क्या करेंगे? आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आपको स्केलर और वेक्टर पता है ना? जस्ट राइट 2 एग्जांपल्स ईच, स्केलर और वेक्टर के। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने 2 एग्जांपल्स लिखने हैं, स्केलर के भी और 2 वेक्टर के। ठीक है, सिंपल, इतना ही करना है कमेंट बॉक्स में। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब आपने क्या करना है? मून पे वेट निकालना है, तो अर्थ का वेट कितना है? अर्थ का वेट है 10 न्यूटन। आप उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? 1.666 समथिंग आएगा, तो हम उसको 1.67 लिख सकते हैं। ठीक है, 1.67 न्यूटन आ जाएगा आंसर। आंसर विल बी सी। ठीक है, 10/6 कर रहे हैं हम। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड व्हाट? राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था? मैक्सवेल ने। सो क्या करते हैं इसमें? बेसिकली आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, उसमें करंट की जो डायरेक्शन है वहां पे आपने पॉइंट किया अपना थंब। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो आपने अपना थंब अपवर्ड पॉइंट किया, और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मूव कर रही हैं, जो आपकी 4 फिंगर्स है, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी, उस डायरेक्शन में आपकी क्या होंगी? फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन अपवर्ड्स है तो फिंगर्स इधर मूव करेंगी, तो डायरेक्शन आपकी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर करंट डाउनवर्ड्स है तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, सो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या फाइंड करते हैं? डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि फील्ड लाइंस दे रखी हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपको पता लग जाएगा कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है, तो आप दोनों फाइंड कर सकते हो, करंट की डायरेक्शन भी और फील्ड की डायरेक्शन भी, गिवन कि एक चीज की डायरेक्शन आपको पता हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोलेंगे, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, नो, राइट। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, नो, फोर्स की तो बात ही नहीं हो रही है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, then direction of the magnetic field around current carrying straight conductors, answer will be D, this is the most appropriate option। ठीक है, और सीडीएस में ये होता है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फाइंड करना है। सो बेसिकली आप क्या करेंगे? आप एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस, एंड देन यू विल रीच द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नाउ बिफोर गोइंग अहेड, लेट्स डिस्कस आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। सो फ्लेमिंग के 2 थंब रूल्स है, नॉट थंब रूल्स, बेसिकली लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। ठीक है, इसमें आपको 3 फिंगर्स का यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थंब,
देन आपकी इंडेक्स फिंगर एंड देन आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है। इन तीनों फिंगर्स का यूज हो रहा है। अब आप इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे कि आपका जो थंब है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, जो थ्रस्ट लग रहा है उस पर करें। देन आपका जो इंडेक्स फिंगर है इट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और जो फिर आपकी मिडिल फिंगर है वो आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट बताएगी, ठीक है। अब आपको जो लेफ्ट हैंड रूल है ना वो यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स के केस में, किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर्स। और राइट हैंड रूल आपको जनरेटर के केस में यूज होता है, ठीक है। नाउ सेम चीज मैंने आपको बताई कि थंब जो है वो आपका थ्रस्ट बताता है, जो फोर्स होती है, ठीक है। देन इंडेक्स फिंगर आपकी बताती है मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर आपकी बताती है करंट। अब देखो, आप इसको ऐसे कुछ याद कर सकते हो, ये सब लोग इसी तरीके से याद करते हैं। एफ फादर, एम फॉर मदर एंड सी फॉर चाइल्ड, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, इस डायरेक्शन में याद कर लो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, ऐसे याद कर लो, सिंपल। तो आप भूलोगे भी नहीं कि मिडिल फिंगर क्या बताती है, इंडेक्स फिंगर क्या बताती है, थंब क्या बताता है, ठीक है। ऐसे याद कर लेना इसको। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 12। A 100 watt electric bulb is used for 10 hours a day. 10 घंटे यूज किया जाता है एक बल्ब। How many units of energy are consumed in 30 days? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है आपको, बेसिकली 30 डेज, और फिर आपके 10 घंटे, ठीक है। तो 300 आवर्स हो गया। और बल्ब कितने वॉट का है, 100 वॉट का। तो 100 × 300 इज इक्वल्स टू एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन में आ जाएगा आपका 30000, ठीक है। इसको हम 30 × 1000 लिख सकते हैं, तो किलोवाट आ जाएगा, 30 kWh, ठीक है। इसमें सब में किलोवाट आवर लगा लो यूनिट, आंसर हो जाएगा आपका 30 kWh, ठीक है। नाउ अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें पैसे कितने लगेंगे, तो जो भी आपकी यूनिट का प्राइस दिया हुआ हो ना, एक यूनिट का, आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल, इतना ही आंसर होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। 1 फर्मी मीटर कितना होता है, एक फर्मी मीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है। और फर्मी मतलब 10⁻⁻15, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ने से पहले, -9 इज नैनो, नैनोमीटर, -12 इज पिकोमीटर, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि -3 क्या होता है, ठीक है। -6 इज माइक्रोमीटर, ठीक है। देन अब आप मुझे बताएंगे दो चीजें, एक तो -3 क्या होता है, और एक -10 को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। 1 हाउ मच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसको एक वर्ड बोलते हैं, जैसे फर्मी मीटर है ना, वैसे ही इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताएंगे। पता है, इट इज समहाउ रिलेटेड टू समवन हु हैज बीन ऑन द मून, ठीक है। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकती मैं, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। When the object is placed 45 centimeter in front of a diverging lens with a focal length of 15 centimeter, what is the image distance and magnification? ठीक है, quite elaborate question। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर, विच मीन्स यू इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर्स। अब नॉट डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, विच मीन्स इट इज अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस से तो यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में लेंगे हम यू को, है ना। देखो कैसे माइनस प्लस होता है, क्वाड्रेंट होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस में हमारे इमेज कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, इस साइड पे। तो यू आपका इधर ही बनेगा ना, नेगेटिव क्वाड्रेंट में, राइट, नेगेटिव साइड पे नंबर लाइन में, तो इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसमें फोकल लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी नेगेटिव ही ली जाती है, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। देन अभी आपसे पूछ रहे हैं आपका फॉर्मूला। सो बेसिकली इसमें लेंस फॉर्मूला सबसे पहले यूज होगा। लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। v हमको नहीं पता, v हमको निकालना है, तो 1/-15 ओवर माइनस 1/-45, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, आपका v आ जाएगा 11.25, माइनस का -11.25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, देन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू। So -11.25 over -45, आंसर विल बी 0.25, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी 0.25। ये कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। हमने इतना तामझाम किया, उससे भी आसान तरीका आपको बताऊं आंसर निकालने का। सबसे पहले आपने वो ऑप्शन ही हटा देना है जिसमें आपका आंसर पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी पॉजिटिव नहीं आ सकता। सो ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। सो आंसर कितना बचा, ये
और ये, ठीक है। अब नाउ, तो आपके पास दो ऑप्शंस बच गए, आपने दो एलिमिनेट कर दिए। अब तो आप निकाल सकते हो आंसर बेसिकली, है ना? ठीक है। एक चीज और देखो, ये बताती हूँ आपको, यू विल बी शॉक्ड। ठीक है, मान लीजिए इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, मान के लीजिए है ही डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब ये आपका एफ मानिए, उसको मानिए 2f, इधर भी एफ, इधर भी 2f, ठीक है, ये आपका ओ। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है? 45 सेंटीमीटर। ये 15 है, ये 30 हो जाएगा, 45 मतलब बियॉन्ड एफ, यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ गया, ये ऐसे रहेगा डाइवर्ज करके, तो ये इमेज ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे। नाउ एक आप जाएगा ऐसे, सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ बनी? ये इमेज बनी यहाँ पे, विच इज कहाँ पे? बिटवीन एफ एंड ओ। ठीक है, अगर एफ एंड ओ के बीच में है, तो क्या वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है? नहीं ना। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये दो ऑप्शन तक तो आप पहुंच गए थे एलिमिनेट करके, तो अब आपका ऑप्शन क्या 22 हो सकता है? नो, इट इज मोर देन 15, है ना? और ये 11.25। यस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर आपने रे डायग्राम बना लिया ना ढंग से, तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी कर दोगे। समझ रहे हो कि रे डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है? आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आपने रे डायग्राम बना लिया होता पहले, है ना? सिंपल। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, if the length of a wire is doubled, it will have, what will be the effect on its resistivity? So now if I can take one guarantee कि एक क्वेश्चन तो आएगा पेपर में, वो है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा आपके पेपर में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टिविटी? नाउ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए, वेर रो जो है ना वो है आपकी रेजिस्टिविटी। तो जो रो होता है ना, इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जो आपका मटेरियल यूज हुआ है ना, उसके हिसाब से है ये, नॉट बिकॉज ऑफ द डायमेंशंस। मटेरियल यस, डिमेंशंस नो। डिमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, मान लीजिए ये कॉपर की वायर है, अगर हमने इसको चेंज करके टंगस्टन का बना दिया, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ना कि कॉपर की ही वायर के आपने डायमेंशंस चेंज कर दिए, तब रेजिस्टेंस चेंज होगी, ना कि रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली हो जाएगा इट विल नॉट चेंज। ठीक है, रेजिस्टिविटी कब चेंज होती है? या तो आप टेम्परेचर चेंज कीजिए, ठीक है, या आप उसको अलॉय बना दीजिए, तो मटेरियल आपने चेंज कर दिया, या उस पर काफी स्ट्रेस डेवलप हो, ठीक है, तो उसकी अंदर की प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए, तब चेंज होगी रेजिस्टिविटी, ना कि कोई फिजिकल डायमेंशन चेंज करने से। ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम, ठीक है, एक अजम्पशन ले लेते हैं, ये रेजिस्टिविटी नहीं है, इसको हमने रेजिस्टेंस लिख दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो अब अगर फिर वायर को डबल किया जाए लेंथ को, सो आर आर जो है आपका रो एल बाई ए है, आर डैश जो है वो रो 2l हो जाएगा, क्योंकि डबल किया है। ठीक है, सो आर डैश इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यहाँ पे 2, विच इज इक्वल्स टू आर डैश इज इक्वल्स टू 2r। समझ गए? अब नाउ अगर एक कंडीशन और ले ले कि हमने आपका जो एरिया है उसको हाफ कर दिया है, एरिया को, या फिर एरिया को डबल कर दिया है, तो r इज इक्वल्स टू रो एल बाई 2a, सॉरी a, देन r डैश इज योर रो एल बाई 2a, हो जाएगा रो एल बाई ए हाफ। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू r डैश इज इक्वल्स टू r बाई 2। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज लगाने हैं, बेसिक आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, सो आपकी डायमेंशन चेंज करने का इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, ना कि रेजिस्टिविटी पे। सो रेजिस्टिविटी इज हैविंग नो नो रिलेशन विद द डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज बाय द वर्च्यू ऑफ द मटेरियल यूज्ड, राइट? सो नाउ वी आर डन हियर विद ऑल द 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो, है ना? कोई डाउट है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड रिवीजन करनी है, रिवीजन कैसे करनी है? आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्विक नोट्स बनाने हैं, ताकि आप सारे जो टॉपिक्स हैं फटाफट रिवाइज कर सको। देखो, नाउ इज नॉट द टाइम कि आप नई चीजें पढ़ो, आपने जो ऑलरेडी पढ़ सका है उसको रिवाइज करो। और देखो क्या होता है कि एक बार पढ़ा मतलब नहीं पढ़ा, सिंपल। एक बार कोई चीज पढ़ना इज नॉट पढ़ना, राइट? आपको उसको एटलीस्ट 2-3 बार करना पड़ेगा, तब आपको वो रिकॉल होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, एंड सीडीएस इज नॉट एन इजी एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करनी पड़ेगी, तब वो क्लियर होगा, राइट? तो कीप रिवाइजिंग, स्टडी वेल, डू गुड। ठीक है, अच्छे से पढ़ो एंड रिवाइज करते रहो। ओके, होप टू सी यू एट द एकेडमी, राइट? ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक गुड केयर, बाय बाय।